नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम आदिकाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने आदिकाल के नामकरण और समय के बारे में देखा। फिर आज हम हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने किसे माना इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान के अनुसार कौन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी, इन्होंने अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना। फिर शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन मिश्र बंधु, इन्होंने पुष्य या पुंड्र को प्रथम कवि माना। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन इन्होंने सरहपाद या सरहपा को प्रथम कवि माना, जो सर्वमान्य मत है। फिर इसके बाद गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को प्रथम कवि माना। कौन कौन? गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। फिर इसके बाद रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना। फिर बच्चन सिंह
बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि माना। ठीक, यही मेन पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सरहपाद को जो राहुल सांस्कृत्यायन ने पहला कवि माना हिंदी साहित्य का, तो यही सर्वमान्य मत भी है। ठीक, इसके बाद मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना, और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा। ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, फिर इसके बाद हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना था? गोरखनाथ को। मिश्र बंधु ने किसे माना था? गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, ये प्रश्न आ सकता है, तो किसे माना गया था? गोरखनाथ को। तथा ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर, किसने? मिश्र बंधुओं ने ही। सारंगधर किसका? ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का प्रथम कवि। तो मिश्र बंधु का इम्पॉर्टेंट है। गोरखनाथ को गद्य लेखक प्रथम और सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना। ठीक, इसके आगे हमने देखा हिंदी का प्रथम कवि देख लिए। ठीक, सरहपाद को माना गया जो राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था। फिर इसके बाद हम प्रथम रचना के बारे में देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम रचना देवसेन की श्रावकाचार ग्रंथ हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। ठीक, देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। ग्रंथ रूप में भी इसे प्रथम माना जाता है। यह संवत 933 में रचित है। इसमें दोहा अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग हुआ। कुल इसमें 250 दोहा छंद 250 दोहा छंद और गृहस्थ धर्म का वर्णन है। किसका? गृहस्थ धर्म का वर्णन। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। पहली साहित्यिक रचना देवसेन कृत श्रावकाचार कब संवत 933। फिर इसमें कितने दोहे हैं? 250। यह किस पर है? गृहस्थ धर्म का वर्णन है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमने देख लिया प्रथम कवि सरहपाद यानी सरहपा, फिर प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार। फिर हम सीमांकन देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा। तो इसका सीमांकन है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी यानी 769 ईस्वी। तो
तो ये 8वीं शताब्दी मानी जाएगी। ठीक हो जाती है। सीमा राहुल सांस्कृत्यायन के मत पर है। अन्य विद्वान ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, गुलेरी, हजारी प्रसाद तथा राम कुमार वर्मा ने इस मत का यानी सहमत हुए इस मत से कि सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाए। तो समय इसका 769 ईस्वी। तो इससे लगभग सभी विद्वान सहमत हुए। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज के समय यानी मुंज और भोज के समय यानी 1050 विक्रम संवत, तो ईस्वी में 57 घटा देंगे तो 993 ईस्वी। ठीक 993 ईस्वी आ जाएगा। से पुरानी हिंदी का प्रयोग माना। पुरानी हिंदी को इन्होंने प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। स्वयं आदिकाल की सीमा सरापात तक पीछे लौटते हैं। फिर ग्रियर्सन विद्वान ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी माना। ग्रियर्सन की अंतिम सीमा कब माना? 1400 ईस्वी। इसके पहले हम काल विभाजन में बता दिए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। तो मिश्र बंधु ने 1444 ईसा पूर्व माना। 1444 ईसा पूर्व अंतिम सीमा बता रहे हैं। ठीक। और रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सीमा 1375 ईसा पूर्व 1375 ईसा पूर्व माना। ठीक। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1400 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं, यानी आदिकाल की। तो इसमें 2 विशेषताएं थी। पहला भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। तो भाव पक्ष संबंधी विशेषता में क्या था? इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन। किसका? वीरों की गाथाओं का वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगारिकता, प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन, दोनों पक्ष का चित्रण, रासों ग्रंथों व दरबारी साहित्य की प्रधानता, यानी 5 विशेषताएं किसमें? भाव पक्ष में। फिर इसके बाद हम कला पक्ष में देख लेते हैं। कला पक्ष में पहली विशेषता प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं, यानी प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं थी। डिंगल व पिंगल शैली, डिंगल व पिंगल शैली। तो डिंगल किसे कहते थे? डिंगल में अपभ्रंश धन राजस्थानी, अपभ्रंश और
राजस्थानी। ठीक। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलके कौन थी? डिंगल। और पिंगल अपभ्रंश और ब्रज। पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज। ठीक। पिंगल और डिंगल। इसके बाद दोहा, दोहा, चौपाई, छप्पय, त्रोटक, गाथा, आला छंदों की प्रधानता। फिर अगला पॉइंट, प्रायः सभी शब्दालंकारों व अर्थालंकारों का प्रयोग, किंतु प्रधानता अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, अनुप्रास। ठीक। ये हमने कुछ उसकी आदिकाल की विशेषताओं के बारे में देख लिया। अब हम आगे आदिकाल के बारे में विभिन्न विद्वानों का पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जैसे रासो काव्य यानी रासो साहित्य या चारण साहित्य या वीर गाथात्मक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा है जैन साहित्य या रास साहित्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा है सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। ठीक, इसके बारे में। और चौथा है नाथ साहित्य या शैव साहित्य। फिर पांचवा है लौकिक साहित्य और छठवां है अपभ्रंश प्रभावित साहित्य। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम रासो साहित्य के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, कौन कौन से कवि हैं, किसने रचनाएं की हैं और किस पर अध्ययन रचनाएं हुई हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम रासो काव्य या चारण काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, सर्वप्रथम देख लेते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया अपना मत है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रसायन शब्द से उत्पत्ति माना। रसायन। रासो शब्द की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति नाट्य उपरूपक रासक शब्द से माना। रासक ये नाटक के उपरूपक के भाग है। तो इसे चंद्रबली पांडे ने भी रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति माना। फिर अगला नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से माना। तो इसे दशरथ शर्मा ने भी रासो शब्द की उत्पत्ति रास से माना। फिर अगला गारसा द तासी
गारसा दत्तासी ने रासों की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से माना। फिर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से माना। फिर कवि श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना। रहस्य कौन कौन? कवि श्यामल तथा काशी प्रसाद जायसवाल। फिर बच्चन सिंह ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से माना। फिर हरप्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी पाठक हरप्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी पाठक ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से माना। ठीक, तो हमने देखा विभिन्न विद्वानों द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में। फिर अब हम रासों के बारे में देखते हैं। रासो काव्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, यानी जो राजा रहते थे उनके आश्रय में जो कवि हुआ करते थे तो उन्हीं के बारे में उनकी प्रशंसा, यानी लड़ाइयाँ या और के बारे में वर्णन करते थे। इसमें वीर के साथ श्रृंगार रस को बराबर स्थान दिया गया। रासो काव्य की भाषा डिंगल थी। ठीक, रासो काव्य की भाषा डिंगल थी। यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी में। डिंगल और पिंगल दो भाषाएं थी, यानी दो शैलियाँ थी। तो डिंगल के अंतर्गत राजस्थानी और अपभ्रंश का मिला जुला हुआ रूप रहता था, उसे डिंगल कहते थे। और पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप था। तो डिंगल भाषा का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था और पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भावनाओं की अभिव्यंजना के लिए होता था, अर्थात श्रृंगार के वर्णन में होता था। तो रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य भी है। तो रासो साहित्य को हम चारण साहित्य भी कहते हैं। रासक छंद में, रासक एक छंद है, इसमें 29 मात्राएं होती हैं। ठीक, रासक छंद है। रासो ग्रंथ डिंगल तथा पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, अब एक सूत्र है, जैसे इसको याद कर लेंगे तो इसमें कई लेखक आ जाएंगे कि किसने क्या माना है। क्या है? शुक्ल रसायन हजार रासक नंद के बच्चा रास रचायो। तो इसमें क्या है? शुक्ल ने रसायन माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक माना, फिर
नंद दुलारे वाजपेयी और बच्चन सिंह ने रास शब्द से उसकी उत्पत्ति माना। ठीक, अब हम रासो काव्य या चारण साहित्य के अंतर्गत विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। कौन है? दलपत विजय, दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। खुमार रासो। ठीक, इसकी भाषा है राजस्थानी हिंदी। भाषा राजस्थानी हिंदी। ठीक, इसमें 5000 छंद हैं। 5000 छंद। यह पूना संग्रहालय में रखा गया है। पूना संग्रहालय। ठीक, सुरक्षित है। तो दलपत विजय की खुमार रासो, भाषा राजस्थानी हिंदी, 5000 छंद और पूना संग्रहालय में रखा गया है। फिर अगले हैं सारंगधर। तो इनकी रचना है हमीर रासो। कुछ पद प्राकृत पंगलन में भी मिलते हैं। यह वीर रस काव्य है। इनकी एक और रचना है सुभाषित संग्रह। सुभाषित संग्रह। एक और है सारंगधर पद्धत। सारंगधर पद्धत। यह आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। किसमें? सारंगधर पद्धति में। ठीक, महत्वपूर्ण रचना हमीर रासो और सारंगधर पद्धत। तो इसके बाद हम भट्ट केदार। भट्ट केदार, इनकी रचना जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। यह महाकाव्य है। फिर मधुकर कवि। मधुकर कवि, इनकी रचना जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक, इसमें ये भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश महाकाव्य है और मधुकर की जयमयंक जस चंद्रिका बड़ा ग्रंथ है। दोनों में जयचंद के गुणों का वर्णन किया गया है। किसमें? जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका में जयचंद के गुणों का वर्णन किया गया है। फिर अगला है श्रीधर। श्रीधर की रचना है रणमल छंद।
रणमल छंद। ठीक, रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की है। यह प्रश्न आया हुआ है। फिर इसके बाद जयानक, फिर जयानक कवि जो एक कश्मीरी कवि हैं, इन्होंने पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा, यानी पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा, ये महत्वपूर्ण है। फिर जल्हड़, जल्हड़ की बुद्धिरासो, बुद्धिरासो। फिर समय सुंदर रामरासो, रामरासो। फिर एक दयाराम या दयाल, दयाराम या दयाल, इनकी रचना है राणा रासो, राणा रासो। ये इतने महत्वपूर्ण हैं। फिर और अभी हैं नरपति नाल और जगनिक और चंद्रबरदाई। ये तीनों अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम नरपति नाल को लेते हैं। अब नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो। यह कब रची गई? 1155 ईस्वी। ठीक, इसकी रचना का समय है 1155 ईस्वी। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है? यह एक विरह गीत काव्य है, यह विरह गीत काव्य। ठीक, विरह गीत काव्य है। प्रमुख रस, रस के बारे में देखेंगे तो ये श्रृंगार रस, श्रृंगार रस यानी मुक्तक काव्य में है। और इसके नायिका राजमती, नायिका राजमती। राजमती परमार राजा भोज की पुत्री है। फिर नायक अजमेर के चौहान बीसल देव तृतीय, नायक बीसल देव तृतीय। ठीक, नायक बीसल देव तृतीय, ये अजमेर के चौहान है। इनका एक नाम विग्रहराज चतुर्थ भी है। तो यह रचना जो है 100 पृष्ठों में है, 125 पद इसमें पृष्ठ 100 है और 125 पद हैं, 125 पदों में रचित है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में यह सबसे पुरानी पुस्तक है। और शुक्ल एवं द्विवेदी दोनों ने इसका समय 1212 विक्रम संवत यानी 1155 ईस्वी माना। ठीक, इसे हम 1212 संवत भी लिख सकते हैं, विक्रम संवत। ठीक, या 1155 ईस्वी। इसे हम प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य कह सकते हैं। यह पिंगल शैली में होगी। डिंगल यानी वीर रस की, वीर
रस की प्रधानता जिसमें होती है, और पिंगल में मधुर यानी करुण प्रेम का जिसमें समावेश होता है। फिर हिंदी काव्य में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बीसल देव रासों में हुआ है, ठीक, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। इसमें 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम हुआ है, लेकिन जिसका वर्णन पहला महीना कार्तिक मास माना गया है। यह वीरगाथात्मक ग्रंथ नहीं है, यह घटनात्मक न होकर वर्णनात्मक काव्य है, ठीक। यह घटनात्मक न होकर यह वर्णन में काव्य लिखा गया है। इसके 4 खंड हैं, यानी 4 खंड है। बीसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य है, ठीक। यहाँ से प्रश्न बना है कि गेय काव्य है कौन? बीसल देव रासो। गेय काव्य के अंतर्गत बीसल देव रासो, परमाल रासो या आलखंड और संदेश रासक, ये तीनों माने गए हैं, ठीक। माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। यह पाठ बीसल देव रासो का मूल पाठ बताया गया, ठीक। माता प्रसाद गुप्त ने, कौन? माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने 128 128 छंदों का की एक प्रति का संपादन किया है, ठीक। यह मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा की शुरुआत इसी से मानी जाती है। तो जो इसके 4 खंड हैं। प्रथम खंड पहले खंड में क्या है? विवाह है। विवाह किससे है? नायिका राजमती और नायक बीसल देव तृतीय से। फिर दूसरे खंड में रानी के व्यंग से राजा उड़ीसा जाता है। व्यंग से उड़ीसा जाना कि कौन है? राजा उड़ीसा चला जाता है। ये प्रश्न आया भी है कि राजमती से रूठ कर राजा कहाँ चला गया, तो कहाँ गया? उड़ीसा। फिर तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है। जब ये राजा उड़ीसा चला गया तो अगला खंड विरह वर्णन होगा, ठीक। फिर चौथे में मिलन है। चतुर्थ खंड में पुनः मिलन होता है। जब दोनों का प्रथम खंड में राजमती और बीसल देव तृतीय का दोनों का विवाह होता है, तो जब ये घर आते हैं तो रानी ने कुछ व्यंग किया जिससे राजा रूठ कर उड़ीसा चला गया। तो फिर दूसरे खंड में और तीसरे खंड में तो राजमती विरह में व्याकुल हो उठती है। उसके बाद फिर चौथे खंड में फिर राजा किसी तरह घर वापस आते हैं और फिर
दोनों का मिलन होता है। तो यह गेय काव्य है। गेय काव्य के अंतर्गत हम 3 रचनाओं को रखते हैं। जान लीजिए, प्रश्न आया भी है, आता भी रहता है। गेय काव्य, तो इसमें इसके अंतर्गत बीसल देव रासो, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, रासो, इसके 4 खंड हैं। ठीक। दूसरा है परमाल रासो। परमाल रासो, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसे आलखंड भी कहते हैं। इसकी रचना नरपत नाल ने की। इसमें 36 खंड हैं। ठीक। और तीसरा है संदेश रासक। संदेश रासक, इसके 3 खंड हैं और 223 छंद हैं इसमें। ठीक। तो पहला है बीसल देव रासो, परमाल रासो, संदेश रासक। ये तीनों गेय काव्य है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक। फिर अगला हम देखते हैं जगनिक यानी परमाल रासो, इसके बारे में। चलिए, कवि जगनिक, जगनिक, इनकी रचना परमाल रासो। परमाल रासो या इसे आलखंड भी कहते हैं। आलखंड। ठीक। इसका समय यानी संवत 1230, संवत 1230 यानी 1173 ईस्वी। 57 घटाएंगे तो ईस्वी में प्राप्त हो जाएगा। यह महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित कवि था। ठीक। जगनिक महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित कवि था। फिर रानी यहाँ की मल्हना थी। तो यह किस पर लिखा गया है? बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल के बारे में लिखा गया, उनकी वीरता के बारे में। तो उनकी दोनों की पत्नियां थीं। आल्हा की सोनवा और उदल की पत्नी फुलवा थी। यह महोबा के रहने वाले थे। उन्हीं पर यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक। तो यह आलाखंड भी इसे कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बना है। और परमाल रासो की रचना किसने की, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक। यह किस पर है? यानी आल्हा और उदल 2 वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें प्रधान रस, तो जब लड़ाइयों का वर्णन है तो स्वाभाविक है वीरता प्रस्तुत की गई, यानी वीर रस। वीर रस इसमें इसके पहले बता चुके हैं 36 खंड हैं। 36 खंड में विभक्त है। अंतिम पद में कृत का नाम महोबा छंद है। जो इसका 36वां खंड है उसका नाम महोबा छंद है। इसका 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने आल्हा खंड नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक। इसको ध्यान दीजिए, आल्हा खंड नाम से चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। कब? 1865 ईस्वी में। वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में इसका
अनुवाद किया। इन्होंने पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड माना। किसने? वाटरफील्ड ने पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड माना। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा प्रमुख केंद्र है, अर्थात पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, महोबा आदि स्थानों पर गाया जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था। इसमें एक कथन है, 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, 12 बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह प्रश्न पीजीटी में आया है। फिर अगला है, सदा तरैया न बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवै कोय। श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित करके नागरी प्रचारणी सभा के से प्रकाशित करवाया। इसका नाम परमाल रासो रखा। तो सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने इसका नाम परमाल रासो रखा। पहले यह पृथ्वीराज रासो का ही खंड माना जाता था। वाटरफील्ड द्वारा अनुदित ग्रंथ को ग्रियर्सन ने 1923 में द नाइन चेन अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित करवाया। ठीक, यह आल्हा खंड में कुछ और है जानकारी, तो देखते हैं। आल्हा खंड में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। कितने? 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। परमाल पक्ष के लोगों को पांडव, परमाल पक्ष के लोग जो थे परमाल पक्ष के लोग को पांडव तथा पृथ्वीराज के पक्ष के लोगों को कौरव। पृथ्वीराज के पक्ष के लोगों को कौरव का अवतार बताया गया है। ठीक, एक कथन और है, 10-10 रुपया के नौकर हैं, नाहक डरिहव मूड़ कटाए, हम तुम खेले समर भूमि में, दोह में एक अंक रह जाए, यह मन भाई गई उदलेत के, तुरते घोड़ा दियो बढ़ाए। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है, जगनिक की रचना जो है परमाल रासो, इसे आलक खंड भी कहते थे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। इनके विषय में कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रवरदायी का जन्म एक साथ हुआ और मृत्यु भी एक साथ ही हुई। इनके बारे में कहा जाता है। अब देखते हैं। तो इनका जन्म लाहौर में हुआ। कब? 1168 में। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में। ठीक, पृथ्वीराज रासो इसे चंद्रवरदायी के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। तो इसे पृथ्वीराज रासो जो रचा गया है ये अपूर्ण था। तो इनके पुत्र जल्हड़ ने इसे पूरा किया। ठीक, किसने? जल्हड़ ने। अब इसमें देखते हैं 69 समय 68 छंद, ये सब ध्यान दीजिएगा। 68 छंद, श्रृंगार और वीर रसों की प्रधानता। श्रृंगार और
वीर रस की प्रधानता है, यानी 69 समय यानी खंड और 68 छंद में इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार और वीर रसों की इसमें प्रधानता है। इसकी भाषा राजस्थानी या डिंगल है। ठीक, भाषा डिंगल। अब आगे देखते हैं। ठीक, चंद्रवरदाई को छप्पयों का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। इसके पहले बता दिया है, जो पृथ्वीराज पर था यानी संस्कृत में है, अधूरा है। शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। शिव सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। इन्होंने छप्पयों का अधिक प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो 5000 पृष्ठों में रचना की गई है। शुक्ल ने इसे 2500 पृष्ठ यानी 2500 पृष्ठ ही माना। यह यानी चंद्रवरदाई जालंधरी देवी का इष्ट था, यानी जालंधरी देवी का पूजन करता था। एक कथन है, किम बुझे यानी उनकी है, किम बुझे रतिवंती राजन। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खड्भाषा पुराण च कुरानम कथितम मया। ठीक, हिंदी का देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य या महाकाव्य है तो पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो इसमें पृथ्वीराज रासो में कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे कैमास वध पूछा जाता है कि कैमास वध किस रचना में है, तो क्या है? कैमास वध यानी मंत्री कैमास एक कर्नाटी दासी पर अनुरक्त था। पृथ्वीराज ने इसे मरवा दिया। कन उज समय, कन उज समय, कन उज समय। इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्धों का वर्णन है। एक घटना कान्ह भी है। पृथ्वीराज का ये सामंत था। ठीक, ये 3 घटनाएं हुई थी जो महत्वपूर्ण थी। तो अब हम इसकी शैली क्या थी? पिंगल। पिंगल शैली। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। और अब पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। 4 संस्करण। पहला संस्करण बृहत रूपांतरण। बृहत रूपांतरण। ठीक, तो इसमें क्या है? सबसे बड़ा संस्करण यही है, यानी सबसे बड़ा संस्करण है।
यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। तो इसमें कितने 16,306 छंद हैं। 16,306 छंद, 69 समय यानी खंड। ठीक, इसे बृहत रूपांतरण कहते हैं। इसे श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के नेतृत्व में प्रकाशित हुआ। यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक, पहला है बृहत रूपांतरण और दूसरा है मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण इसमें कुल 7,000 छंद हैं। 7,000, ये सब ध्यान दीजिएगा। ये चारों संस्करण के बारे में पूछा जाता है, कौन सर्वमान्य है इसको भी बताएंगे। तो मध्यम रूपांतरण इसमें कितने हैं 7,000 छंद है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ। ठीक, किंतु यह अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। ठीक, अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। और तीसरा संस्करण है लघु रूपांतरण। इसमें 3,500 छंद और 19 समय। ठीक, 3,500 छंद और 19 समय है। और चौथा है लघुत्तम रूपांतरण। तो इसमें क्या है, इसमें 1,300 छंद हैं। 1,300, मात्र 1,300 छंद हैं। ठीक, इसे सर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। माता प्रसाद गुप्त ने इसे मूल रूप माना है। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने इसे मूल रूप माना है, यानी 13 लघुत्तम रूपांतरण में जो 1,300 छंद हैं उसे मूल रूप माना है। दशरथ शर्मा चौथे संस्करण को ही मूल रूप मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने ही इसे मूल रूप माना है, यानी चौथे रूपांतरण को। फिर नरोत्तम स्वामी चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की, अर्थात मुक्तक काव्य में माना। अब रामचंद्र शुक्ल चंद हिंदी के प्रथम कवि। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर भी शुक्ल ने इसे अप्रमाणित माना। ठीक, इसे महाकाव्य माना, फिर भी इसे अप्रमाणित मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। बुल्हर महोदय, इन्होंने 1875 ईस्वी में 1865 में प्रकाशित हुआ आलाखंड और 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो जाली घोषित किया गया तथा सर्वप्रथम अप्रमाणित माना। किसने? बुल्हर महोदय ने सर्वप्रथम इसे अप्रमाणित घोषित किया। कब? 1875 ईस्वी में। ठीक, किस आधार पर? पृथ्वीराज विजय कवि जयानक के आधार पर। जयानक कवि जो कश्मीरी कवि थे, उनकी रचना पृथ्वीराज विजय है, उसी के आधार पर इसे जाली घोषित किया गया। तो गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना।
फिर श्याम सुंदर दास ने और उदय नारायण तिवारी विशाल वीर काव्य माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना। इसको ध्यान दीजिएगा, सुख सुखी संवाद किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहा? सुख सुखी संवाद में। सुख सुखी संवाद में इसकी रचना हुई। ठीक। और बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य। इसे राजनीतिक महाकाव्य। महाकाव्य कहकर त्रासदीपूर्ण माना है। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की नहीं है। ठीक। अब हम आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणित माना, किसने अर्ध प्रमाणित माना और किसने अप्रमाणित माना है। सर्वप्रथम बुल्हर महोदय ने 1875 में इसे अप्रमाणित घोषित किया। तो अप्रमाणित, तो सबसे पहले हम प्रमाणित मानने वाले लेखक के बारे में देखते हैं। कौन? प्रमाणित मानने वाले। तो इसमें कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, ठीक, और हरिऔध ग्रियर्सन नगेंद्र दशरथ शर्मा, हरिऔध नगेंद्र ग्रियर्सन, फिर दशरथ शर्मा। ठीक। इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना। फिर अर्ध प्रमाणित किसने माना? अर्ध प्रमाणित अर्ध प्रमाणित मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी, अगर चंद नाहट, आगर चंद
नाहट, अगरचंद नाहटा, बिपिन बिहारी, एक बिपिन बिहारी। इन्होंने पृथ्वीराज को अर्ध प्रमाणित माना। फिर अप्रमाणित मानने वाले, अप्रमाणित मानने वाले बुल्हर, बुल्हर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, रामकुमार वर्मा, वर्मा, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। इतने लोगों ने इसे अप्रमाणित घोषित किया। कर्नल टाड, इन्होंने 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मुनजिन विजय, मूल रासों की भाषा अपभ्रंश माना। ठीक, आज हमने आदिकाल के बारे में पहला टॉपिक रासो साहित्य यानी चारण साहित्य या वीरगाथात्मक साहित्य को पढ़ा। अब इसके बाद हम आगे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश प्रभावित साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, जितने भी हमने इसमें मेन टॉपिक थे यानी मेन पॉइंट थे उसको बता दिया है। उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यों जहाँ से प्रश्न बनते हैं ये भी बता दिया है। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक अगले दिन। ठीक, नमस्कार दोस्तों।